अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। साइलेज बनाने की तकनीक और पशु आहार में प्रयोग की विधि। जैव उर्वरकों के प्रयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। पशुओं को हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या है ये साइलेज और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, आइए जानते हैं मधुबनी के कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से। साइलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान जब उनके पास हरा चारा ज़्यादा हो उसको वो उस समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं जिस समय चारे की कमी हो जाती है। साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित नियंत्रित रखा जाता है। साइलेज बनाने के लिए गड्ढे की आवश्यकता होती है जिसे साइलो कहते हैं। जब हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में इकट्ठा किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यह हरे चारे को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। साइलेज बनाने के लिए हम लोग मुख्यतः वैसे पौधे का उपयोग करते हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा जो सकुलेंट हो, जिसमें तना में जो थोड़ा जो है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा हो। हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा तैयार करते हैं। जिस तरह से 2 से 2.5 मीटर डीप गड्ढा हम लोग तैयार करते हैं चौकोर, और एक तरह से 1 घन मीटर गड्ढा में हम लोग 400 केजी तक का जो है कि जो अपना मटेरियल है वो हम लोग उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए पहला प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे कि हम ध्यान रखेंगे कि जिस पौधे का हम साइलेज बनाते हैं उसको हम तभी काटेंगे वो 50% फ्लावरिंग स्टेज होना चाहिए, कंप्लीट उसमें फ्रूट नहीं आना चाहिए, और जस्ट वो पौधों में फूल लग गया है, 50% पौधों में फल नहीं आया है, उस समय उस पौधे का न्यूट्रिशन लेवल सबसे ज्यादा होता है जानवरों के लिए। अच्छा साइलेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फसल का चुनाव अच्छी प्रकार से किया जाए और उसे ठीक अवस्था में काट कर कुट्टी बनाई जाए। जिस चारे की फसल में सकरा अच्छी तरह नहीं मिलेगा तो अच्छा साइलेज नहीं बनेगा। अच्छा साइलेज बनाने के लिए चारा फसलों की कटाई फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। अनाज वाली हरी फसलें जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जई, बरसीम साइलेज बनाने के लिए सही है। इन फसलों में सकरा की मात्रा अधिक होने के कारण प्राकृतिक
कीड़वन अच्छा होता है। दलहनी फसलों के साथ अगोला और धान कर हरा पौधा मिलाकर उसके ऊपर लगभग 3 से 5% सीरा मिलाकर उत्तम किस्म का साइलेज तैयार कर सकते हैं। हम वैसे पौधे जब हमारे रहेंगे तब हम उसको काटेंगे और छोटा छोटा 3 से 4 इंच का टुकड़ा उसको काट के हम तैयारी करेंगे। हमारा एक गड्ढा बना हुआ है जो कि 2.5 से 3 मीटर डीप रहेगा और हम लोग अपने पशुओं के आवश्यकता के अनुसार हम उस गड्ढे का लंबाई चौड़ाई डिसाइड करेंगे। हम ये जानते हैं कि 1 घन मीटर में हमको 400 केजी तक ये साइलेज बनाने वाला मेज, मकई या ज्वार या बाजरा जिसका भी हमने चयन किया है उसको हम लोग दबा सके। इसको बनाने के पहले हम लोग उस गड्ढे में एक पॉलीथीन बिछाएंगे जिससे कि हमारा गड्ढा एक तरह से पूरा नीचे से सील हो गया। उसको बिछाने के बाद हम लोग इसको छोटा छोटा काट के उसको पूरा उस काट के एक रख लेंगे। उसमें 0.5% हम लोग नमक और 1% यूरिया मिला देंगे अच्छी तरह से। जितना हमारा क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके अब इसको हम लोग गड्ढा में भरेंगे। पहले हम लोग गड्ढा में पॉलीथीन बिछाए हुए हैं। ये मेरा पॉलीथीन सिर्फ गड्ढा के धरातल को ही नहीं, गड्ढा के दीवार को भी कवर करके बाहर की तरफ निकला हुआ है और इसी से हमको ढक देना है, पूरा कंप्लीट पैक कर देना है जिससे ऑक्सीजन लेवल एकदम 0 हो जाए। उस तरह का एनारोबिक कंडीशन कह सकते हैं कि हम लोग को क्रिएट करना रहता है। अब हमको क्या करना है, उस गड्ढे को पैक करना है। उस गड्ढे में सारा हमारा जो मटेरियल है उसको डालना है और पूरा जोर लगा के एक तरह से उसको पैक करना है। पैक करके इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन था इससे उसको पैक करना है। हमको मिट्टी और गोबर या जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो गीला करके रखना है और इसके ऊपर ज़मीन से 1 से 2 फीट ऊपर तक आएगा और उसको पैक करके एक तरह से हम लोग कंप्लीट पैक कर देंगे। कि जिसमें ये साइलेज बनाने के लिए हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हम उस समय जिस हमारे पास चारे की कमी हो उस समय इसको खिलाएं। तो इसको खिलाने के लिए जो है कि हम लोग चाहेंगे इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें जो पोषक तत्व उसको मेंटेन रखें और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है कि का मात्रा बढ़े। चूँकि आप समझ रहे हैं कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो माहौल जब एनारोबिक हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होगा और साइलेज एसिडिक होता है। इसका पीएच जो है कि 4% के आसपास होता है। अच्छी प्रकार से बनाया हुआ साइलेज 30 से 35 दिन में पशुओं को खिलाने योग्य हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी को सावधानी पूर्वक हटा लेना चाहिए और इसके बाद पॉलीथीन की चादर को एक किनारे से हटाना चाहिए और सावधानी से निकालकर पशु को खिलाना चाहिए जिससे कि साइलेज कम से कम हवा के संपर्क में आए, अन्यथा साइलेज खराब होने की संभावना रहती है। उतना पोषक तत्व तो नहीं होता जो कि फ्रेश कटिंग घास में हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट हम लोग का उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को संरक्षित करके जानवरों को जिस समय ये घास की कमी हो जाती है उस समय इनको दिया जा सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है।
जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता में भी काफी कमी हो गई है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो चलिए जैव उर्वरकों के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार से। आज हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र को हिंदी में कहते हैं जीवाणु खाद। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, जीवाणु खाद। जीवाणु का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। खाद जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि हम रासायनिक खाद डालते हैं, तो जीवाणु खाद का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जो खाद के रूप में काम करते हैं, जो फसल में जो पोषक तत्व प्रदान करने का जो है सो माध्यम का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं और फंजाई भी है और एक्टिनोमाइसीट्स भी हैं। तो इनका मुख्य काम है, जो आसमान में हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसको ज़मीन में कैसे लाया जाए, मिट्टी में कैसे लाया जाए। तो ये बखूबी जो है सो सक्षम है उस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को मिट्टी को प्रदान करने में, चाहे वो पौधे के थ्रू हो, चाहे वो सीधे अपने शरीर में फिक्स करते हैं और मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। राइजोबियम जो दलहनी फसल के लिए है, अजेटोबैक्टर एजोस्पाइरलम जो अन्य फसलों के लिए है। इसके बाद है फंजाई है, जिसको कवक कहते हैं, जिसको VA माइक्रोराइजा कहते हैं। वो फास्फोरस को प्रदान करता है मिट्टी में, जो है सो अघुलनशील जो अस्फुर है, जिसको अस्फुर कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, उसको घुलनशील अवस्था में देकर के पौधे को पहुंचाता है। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। अब कारक क्या है जिसके चलते हमको बाहर से देना पड़ता है, क्योंकि भाई मिट्टी में तो पहले ही से मौजूद है, तो क्यों हमको बाहर से डालना पड़ता है। मिट्टी में मौजूद है, मगर इनकी संख्या कम हो सकती है, क्षमता कम हो सकती है। हमारी मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में जो है सो संख्या इनकी कम हो सकती है। लगातार कालांतर में खाद डाल करके हम मिट्टी का जो सो गुण को खराब कर दे रहे हैं और जैविक पदार्थ का नहीं सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते भी इनकी संख्या कम हो सकती है। बहुत तापमान ज़्यादा, पानी जल जमाव और भी अन्य कारण हैं, जिसके चलते इनकी संख्या में कमी हो सकती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो उनका घर है, हम लगातार उस पौधे को ले ही नहीं रहे हैं, दूसरे पौधे को ले रहे हैं, तो उनका जो है सो उसमें संख्या कम हो सकता है। इसलिए जो है सो सही फसल चक्र भी अपनाना ज़रूरी होता है। सही फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो सकती है। तो इन सभी कारणों के चलते इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके चलते हम बाहर से इनका जो प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूँ, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। समुचित मात्रा में हमारे पास जो भी है वो जैविक खाद उसका प्रयोग करें, या हमारे पास जो मौजूद
पदार्थ हैं उससे जैविक खाद बनाने की जो है सो कोशिश करें। जैसे कि भर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। भर्मी कंपोस्ट में आपके पास अगर ज़्यादा समुचित गोबर नहीं है तो 25 से 50% तक ही गोबर का इस्तेमाल करें। बाकी जैसे खरपतवार का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना लेते हैं, जिससे हमको बहुत ही जो फ़ायदा होता है और ये जीवाणु खाद का भी जो है सो हमारा जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अब रही बात कि भाई कितना नाइट्रोजन, कितना जो है सो कितना खाद हमको मिलेगा इनसे, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मतलब जो कुछ पार्ट जो है सो हम इसके थ्रू जो नाइट्रोजन या फास्फोरस जो भी है अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसमें ये काम कर सकता है। हम रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद जैसे भर्मी कंपोस्ट FIM डालते हैं, उसी तरह से हम जैसे जीवाणु खाद का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे कम से कम 20 से 25 kg तक नाइट्रोजन हमको दलहनी फसल में मिल जाए, तथा अन्य फसलों में भी यही करीब रहता है 20 से 30% जो है सो मिल जाए। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पर्म या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो है सो जीवाणु खाद हैं। अब इसको हम ये करते हैं कल्चर में तैयार करके छोटे छोटे पैकेट में रखते हैं संरक्षित करके। तो इनका प्रयोग करना जो है सो लाभकारी होता है, जिससे जो है सो ये रासायनिक खाद पर जो खर्च पड़ते हैं, खर्च जो पड़ रहे हैं उसको हम कम करते हैं। साथ ही साथ कि जो है सो मिट्टी पर जो कुप्रभाव पड़ता है खाली खाद रासायनिक खाद से, उससे भी बचते हैं, जिससे जो मिट्टी की जो हमारी जो धरोहर है, जो सो बहुत बेशकीमती धरोहर है, इसको भी बचाए रखने में ये जीवाणु खाद हमको बहुत मदद करता है। तो किसान भाई से ये मेरा अनुरोध है कि जीवाणु खाद अवश्य प्रयोग करें। जितना संभव हो, जैसे भी संभव हो, हम जीवाणु खाद का प्रयोग करें, ताकि जैसे रासायनिक खाद से हमको कुछ न कुछ राहत मिल सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खुरहान जिला मधेपुरा के कृषक सुरेश कुमार ने। ये पाली हाउस में खीरा की उन्नत तकनीक से खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं।
जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं सिर्फ मादा फूल होते हैं, और वो मादा फूल भी बिना परागण या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों के प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस हैं जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीज़न भी आप इसको लगा सकते हैं, तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है, और अगर जो सर्दियां होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है। खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं, तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड, और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से कोड़ कर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट ना बांधें, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधें, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।
बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में, पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाज़ार में पहुंचा सकें। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पप्रत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।